सीमन एनालिसिस इज नॉर्मल। थर्ड, क्या करना है अगर सीमन एनालिसिस नॉर्मल है तो आप क्या करें। टोटल 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक गायनोकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, उन्हीं के हिसाब से बात करेंगे। फिजिशियंस भी हैं, 3 ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि फिजिशियन से यही क्वेश्चन होता है हमेशा। सीमन एनालिसिस डिफरेंट लैब्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा डिफिकल्ट रहता है। कोई लैब 60 बिलियन को नॉर्मल कह रही है, कोई लैब किसी को नॉर्मल कह रही है, हर लैब का अपना नॉर्मल है, ठीक है। WHO का क्राइटेरिया 2021 का क्राइटेरिया फॉलो होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लैब्स जो है ना हमारी, वो लेटेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। और या कंप्यूटराइज जो लेटेस्ट लैब हैं कासा को फॉलो कर रही हैं, वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। WHO 2021 के को अगर हम फॉलो करें तो बड़ा सिंपल है। मैनुअल कोई जो है उन्होंने अभी तक स्टैंडर्ड रखा हुआ, उसके मुताबिक वॉल्यूम होना चाहिए मोर देन 1.5 ml। सेकेंडली, अगर हम राउंड की बात करें सिमन के, सिंपल रहूँगा क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से नहीं आया, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे रहूँगा। अगर पर ml की बात करें तो मोर देन 15 मिलियन पर ml। और अगर 2 तरह के वॉल्यूम होते हैं, एक होता है पर मिलियन, दूसरा होता है पर इजैकुलेट, दोनों पूरे होने चाहिए। पर इजैकुलेट का मतलब मोर देन 39 बिलियन पर इजैकुलेट। अगर किसी का वॉल्यूम जो है 1.5 ml है तो उसका इजैकुलेट अगर तो दोनों पूरे होने चाहिए। अगर 15 मिलियन है ml के अंदर, इजैकुलेट 1.5 ml है, तो उसका ये वॉल्यूम पूरा नहीं होगा। अगर क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 1.5 तो इसका ये बनेगा तकरीबन 22, ठीक है ना। इसलिए अगर इसका 15 मिलियन पर ml है तो इसका इजैकुलेट 2.5 ml होगा, तो ये वॉल्यूम ये पूरा होगा। तो ये दोनों पूरे होने चाहिए। अगर इसका ये 25 मिलियन है तो इसका 1.5 ml इसका गुजारा चल जाएगा, तो इसके दोनों पूरे होंगे। तो इसको ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों पूरे होने चाहिए, तब ये इसका क्राइटेरिया पूरा होगा, फुलफिल करेगा। बात समझ आ गई? तो ये इसका काउंट का क्राइटेरिया। इसी तरह मोटिलिटी की अगर हम बात करें, रैपिड और स्लो, ये क्राइटेरिया खत्म हो गए, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव है। अगर कोई लैब रैपिड स्लो करती है तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, उसको प्रोग्रेसिव कर लें। प्रोग्रेसिव जो है मोर देन 32, रैपिड स्लो को आप इकट्ठा कर लें। और नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मीन्स जो अपनी जगह स्लाइड पे चेंज कर रहा है, चाहे वो रैपिड कर रहा है चाहे स्लो कर रहा है। ये नहीं है कि रैपिड स्लो इकट्ठा है, जो जगह चेंज कर रहा है। नॉन प्रोग्रेसिव जो जगह चेंज नहीं कर रहा, चाहे अगर हम स्लाइड हमें खुद देखते होते हैं, चाहे वो राउंड डाउन क्रिएट कर रहा है, वो भी नॉन प्रोग्रेसिव है। चाहे वो फ्लिकरिंग कर रहा है, नॉन प्रोग्रेसिव है 8%। और नॉन मोटाइल, नॉन प्रोग्रेसिव नॉन मोटाइल जो है वो लेस देन 60%, लेस देन 60%, ठीक। अगर कोई सर डेड नहीं, सर उसे डेड नहीं सर, नॉन मोटाइल इज अ डिफरेंट वर्ड। नॉन मोटाइल को हम डेड उस वक्त कह सकते हैं जब इस पर टेस्ट अप्लाई होगा। टेस्ट कौन सा टेस्ट है? हॉस टेस्ट। उसकी हाइपोऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन में डालें, अगर वो स्वेल होकर डेड हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, तो वो डेड डिक्लेयर होगा। या उसका वाइटैलिटी टेस्टिंग करें, क्योंकि अगर कोई बंदा लेटा हुआ है, बेहोश पड़ा है, हम उसको डेड नहीं कह सकते जब तक उसकी पल्स चेक ना करें, जब तक हम उसकी ECG ना करें, जब तक हम उसकी प्यूपिल चेक ना करें, तब तक हम उसको डेड नहीं कह सकते। वाइटैलिटी टेस्ट होता है या उसकी स्टेनिंग करके होता है या उसको हॉस टेस्ट होगा, तब हम उसको डेड कहेंगे। इमोटाइल डज नॉट मीन, क्योंकि ये हो सकता है ये हमारे IVF के काम आ जाए, ICSI के काम आ जाए। IVF के काम नहीं आएगा, ये ICSI के काम आएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के काम आएगा, ये IVF के काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे उसके काम आ सकता है। सर सैंपल को लेके इमीडिएटली इंक्यूबेटर में रखना होता है, ठीक है। इंक्यूबेटर उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इंक्यूबेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, उस पर वो लिक्विफाई होगा। जब वो लिक्विफाई होगा तब वो होगा।
अगर वो बाहर पड़ा रहेगा, ठंडे इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बाहर टेम्परेचर हमेशा कम है। लिक्विफिकेशन का टाइम 90 मिनट्स तक नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है उसमें जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद हो जो उसको लिक्विफाई ना होने देती हो। अच्छा, इसके बाद जो हमारी चीज़ आ जाएगी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी 25% वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। इसमें एक ही है, नॉर्मल फॉर्म्स आ गई या परसेंटेज कह लें मोर देन 4%। ये इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जो इसे स्ट्रिक्ट क्रूगर्स क्राइटेरिया कहते हैं। इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, इसमें पूरा उतना इंतहाई मुश्किल है। ये इसमें जो मॉर्फोलॉजी है इसके मुताबिक वो हल्की सी भी कोई ऊंच की टेल की मेजरमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर माइक्रो में भी कोई मेजरमेंट लेंथ में चेंज आ जाए तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए 4% इतना 4% ही निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये 10% तो निकल ही नहीं सकती। जिनके 20-20 बच्चे हैं उनकी भी 4% बड़ी मुश्किल से निकलती है। ठीक है ना, तो ये इसको 4% इतना लाइट क्राइटेरिया ना लें सर। जिसकी 4% है ये बहुत अच्छी मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट का नाम स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट बाकी बड़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो 4% ये WHO का क्राइटेरिया के मुताबिक है और बिल्कुल ठीक क्राइटेरिया है। इसके डबल हेड भी निकाल देंगे, सिंगल हेड होगा, हेड का साइज प्रॉपर मैयर होगा, नेक का साइज मैयर होगा, उसके टेल का साइज मैयर होगा, प्रॉपर हर चीज़ का साइज मैयर होगा और एग्जैक्ट जो मैयरमेंट आएगी तो ये उस पर आएगी। ठीक है, फिर WBC की स्टेनिंग है। WBC की स्टेनिंग मुख्तलिफ लैब नहीं करती, चले उसको हम अलग से कर लेते हैं ये। अच्छा, लेकिन शॉर्ट करते हैं इसको मज़ीद क्योंकि बाकी लोगों ने भी प्रेजेंटेशन देनी है। फिर अगर स्पर्म सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? सीमन एनालिसिस कोई इंडिकेटर नहीं प्रेगनेंसी होने का। स्पर्म का काम ये नहीं है कि वो भागता दौड़ता रहे। स्पर्म का काम प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो ये कोई टेस्ट नहीं है कि एक स्पर्म भाग दौड़ रहा है तो प्रेगनेंसी है। तो एक भागने दौड़ने वाला टेस्ट कभी भी इंडिकेटर नहीं हो सकता प्रेगनेंसी का। इट मीन्स हम एक गलत टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली लेटेस्ट टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसका मतलब है स्पर्म हैज टू अंडरगो मेनी स्टेप्स बिफोर डूइंग द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दुनिया के पास अवेलेबल हैं। ठीक है ना, इसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का रोल है, इसके अंदर DNA का रोल है, DNA फ्रेगमेंटेशन है, हमारे पास हो रही है कई जगहों पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कि जब इसके अंदर पहले एक जोना पेलुसिडा है, उसको ब्रेक करना है, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अंदर कई चीज़ें हैं, कई स्टेप्स के अंदर से गुजरना है, इसके सर्विक्स के अंदर से गुजरना है। ठीक है, तो ये इसलिए ये एक प्रॉपर ट्रू इंडिकेशन ये टेस्ट इंडिकेट नहीं करता कि ये प्रेगनेंसी करेगा या नहीं करेगा। इसलिए किसी का सेमन एनालिसिस नॉर्मल होना इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं है कि ये बंदा प्रेगनेंसी कर सकता है, कि जिसका सेमन एनालिसिस बहुत अच्छा है ये प्रेगनेंसी करेगा ही करेगा। बात क्लियर होगी? अगर किसी का सेमन एनालिसिस नॉर्मल है, मेल फीमेल नॉर्मल है, 3 साल तक 90% लोग कंसीव कर जाते हैं। अगर नहीं करते, डिले करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ART के लिए रेफ़र कर दें, छोड़ दें उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के लिए। हाँ जी, अनएक्सप्लेन्ड को 3 साल आपने तजर्बा कर लिया, या तो स्पेशलिस्ट के पास भेज दें या उनका टाइम ज़ाया ना करें, उनका बहुत कीमती टाइम है। उनको ART के लिए भेज दें, IUI के लिए भेज दें, IVF के लिए भेज दें, उनको ना रखें। फीमेल आ गई 35+ है, ना रखें, ICSI के लिए भेज दें। ये अगर तो मेरे वेरिकोसील का पेशेंट है, 35 है, मेरा दिल आता है पैसे ले लूँ, मैं उससे पहला ऑप्शन ICSI का देता हूँ हमेशा कि आप ICSI करवाएं, वेरिकोसील छोड़ दें। ठीक है ना, तो ये सिर्फ यही बात मैंने करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच।